भारत की भाषा देखने वाले सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम है। आज का सवाल बहुत सिंपल है कि आज के इस वॉलेटाइल युग में अमेरिका किस किस तरीके से कौन-कौन से हथकंडे अपना के भारत को हर्ट कर सकता है, जिसमें से कुछ हो सकते हैं टैरिफ, सैंक्शंस, स्विफ्ट, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स, वीजा पॉलिसी और बहुत कुछ तरीके हो सकते हैं। और इक्वली इम्पोर्टेंट कि इंडिया को अब क्या करना चाहिए ताकि हम अपनी इकोनॉमी, एनर्जी सिक्योरिटी और टेक फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर सकें। और इस बात का डिस्कशन आज मैं अपने इस प्रोग्राम में करता हूं दोस्तों। तो आगे से बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आज की जियोपॉलिटिक्स में बहुत सिंपल रूल है दोस्तों, जिसके पास सिस्टम का कंट्रोल है वो ही रूल करता है। इंटरनेट से लेके पेमेंट तक वेस्टर्न लेड सिस्टम्स का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा है आज की डेट में, और इसी इन्फ्लुएंस के थ्रू टैरिफ्स और सैंक्शंस जैसे टूल यूज होते हैं। इसलिए हमको यह लगता है कि केवल अमेरिका ही क्यों ये काम कर पाता है, बाकी देश क्यों नहीं काम कर पाते। पाकिस्तान इंडिया पे सैंक्शंस क्यों नहीं लगा पाता, इंडिया पाकिस्तान पे सैंक्शंस क्यों नहीं लगा पाता। क्या कर सकता है कि हम ट्रेड बंद करेंगे, बस इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जितने भी ऑनलाइन सिस्टम्स हैं, चाहे वो स्विफ्ट हो, वो वेस्ट के हाथ में है और खास तौर से अमेरिका के हाथ में है। डब्ल्यूटीओ अमेरिका के हाथ में है, आईएमएफ अमेरिका के हाथ में है, नेटो अमेरिका के हाथ में है। तो जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं उसमें या तो वो अमेरिका के हाथ में है या अमेरिका का कंट्रोल है उसके ऊपर दोस्तों। और यही रीजन है कि मैं कह रहा हूं माइट इज राइट। अमेरिका कुछ भी करे उसको सब माफ है, लेकिन रशिया ने अगर अपने को बचाने के लिए यूक्रेन पे वॉर कर दी तो रशिया कल्प्रिट हो गया। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसके कारण अमेरिका भारत को हर्ट कर सकता है, जिसमें सबसे बड़ी चीज है टैरिफ। तुमने अब तेल खरीदा रशिया से, हम आप पे ड्यूटी लगाएंगे। आज अगस्त में 27 अगस्त से वो 25% और बढ़ जाएगा, मतलब 50% टैरिफ हो जाएगा। इससे क्या होगा कि प्रैक्टिकली काफी ज्यादा सेक्टर्स होंगे जिसमें इफेक्ट आएगा, जैसे ज्वेलरी का सेक्टर है, टेक्सटाइल का सेक्टर है, और ये प्रैक्टिकल इफेक्ट होगा इसमें। और आज ये 50% है, अगर फिर भी इंडिया नहीं माना तो वो 100 हो सकता है। तो वो मतलब ट्रंप जिस दिन खड़ा होके उसको सपने में आ गया कि भाई इंडिया पे 150 लगाना है, वो 150 लगा देगा, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, जिसकी तूती बोलती है, जिसके सिस्टम्स हाथ में हैं। इसलिए वो सुबह उठ के कुछ भी बोल सकता है। तो इंडिया हैज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल इवेंचुअलिटी। अब मेरी बात मान रहे हैं? और याद रखिए, जो जीएसपी कवर था जो पहले इंडिया को मिलता था 2019 में, वो वैसे ही वापस हो गया है और उसका अभी तक कोई रेस्टोरेशन नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या कि जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इंडिया को मिलता था वो अब नहीं मिल रहा है। इसलिए आपके पास स्टैंडर्ड 50 या 50 प्लस के अभी तो टैरिफ लगेगा। टैरिफ के बाद सैंक्शंस की बात हम आगे करेंगे। अब ये एक बात समझिए आप कि एक एक्सपोर्टर है और यूएस आपका बिगेस्ट मार्केट है, अचानक से 50% एक्स्ट्रा लग गया, क्या करोगे आप? आपका वही सामान वियतनाम के सामान से और बांग्लादेश के गुड से महंगा हो गया। तो ये आप अब आप अल्टरनेट मार्केट ढूंढेंगे या आप उसके लिए क्या करेंगे, ये मैं आगे अब वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आपको पिंच होगा,
जो लोग ये बोल रहे हैं कि इफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट होगा, कम या ज्यादा इफेक्ट होगा। अच्छा, दूसरा डर सबसे बड़ा है, ये है सेकेंडरी सैंक्शंस का। इसके कहते हैं OFAC का डर। ये यूएस ट्रेजरी का है। इसमें क्या हुआ था कि 2023 और 2024 में जितने भी फॉरेन बैंक्स हैं उनको कहा गया था कि अगर आपने कोई लेन देन किया मिलिट्री या ऑयल रशिया से तो आपका सेकेंडरी सैंक्शंस लग सकते हैं। मतलब अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास ये ऑप्शन है कि किसी दिन भी सेकेंडरी सैंक्शंस इंडिया पे लगा दें, और ये चीज इंडिया के बैंक्स में भी होगी। क्यों? क्योंकि बैंक स्विफ्ट पे काम करते हैं, इंडिया के बैंक भी। तो ये एक बहुत बड़ा रियल कंप्लायंस रिस्क है इंडिया के लिए आज की डेट में। ट्रम्प चाहे तो ये भी कर सकता है, और इसलिए रशिया वाले पेमेंट या फाइनेंसिंग में ग्लोबल बैंक का रिस्क, उसकी एपिटाइट कम होती जाती है, और जो ट्रेड फाइनेंस है वो बढ़ता जाता है। आप समझिए मेरी बात को, जो स्विफ्ट चार्जेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जाएंगे अगर आप किसी ऐसी कंट्री में ट्रांसफर करते हैं जो कि फ्रेंडली कंट्री नहीं है। ये क्या है? एक इनविजिबल टैरिफ जैसा है ये। स्विफ्ट चार्जेस बढ़ा देंगे तो इसमें क्या होता है कि सीधा ड्यूटी नहीं बढ़ती है, पर रिस्क प्रीमियम बढ़ जाता है। तो ये एक दूसरा सेंक्शन हुआ। तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आज की डेट में मुझे दिखाई देती है वो है स्विफ्ट का प्रेशर। इसमें क्या होगा? अगर मैसेज बंद हुआ तो मनी जैम हो जाएगा। मैसेज मतलब ट्रांसफर का मैसेज। आपको पता है स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? स्विफ्ट का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्क वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये क्या है? एक पेमेंट का मैसेजिंग सिस्टम है, और 11,000 बैंक्स इससे जुड़े हुए हैं। 11,000 बैंक और इंस्टीट्यूशन जुड़े हुए हैं, और 200 कंट्रीज से ज्यादा ये चलता है। और अगर आपको किसी भी बैंक को ग्लोबली आइसोलेट करना है तो उसका जो ये स्विफ्ट का एसएस है उस पर चाबी लगा दो, बंद कर दो उसको। वो लिंक अब एक्शन में नहीं होगा। इसका बहुत असर पड़ता है। रशिया के केस में ऐसा ही हुआ है कि वहां पे स्विफ्ट बंद कर दिया, इसलिए इंडिया और रशिया के बीच में जो भी ट्रेड होता है वो स्विफ्ट के थ्रू नहीं होता है। इवन चाहे डॉलर का ही हो, लेकिन स्विफ्ट के थ्रू ट्रांसफर नहीं होता है। और ये एक तरीके से रशिया को बाकी कंट्रीज से, छोटी छोटी कंट्रीज से ट्रेड करने को रोकता है। डेली बेसिस वाला ट्रेड, जो डिफेंस आइटम्स के बड़े बड़े ट्रेड्स हैं वो तो हो जाते हैं, लेकिन रोजमर्रा के जो ट्रेड होते हैं उनमें बहुत बाधा आती है, क्योंकि स्विफ्ट जैसा सिस्टम एक ही है। एक ही है, सिस्टम बहुत हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चलने वाला सिस्टम स्विफ्ट है। ये स्विफ्ट जो है ये एक्चुअली क्या है, बेल्जियम से स्टार्ट हुआ था। बेल्जियम इसका हेडक्वार्टर है, और 10 G10 के बैंक्स इसको ओवरसाइट करते हैं। इसमें यूएस का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है दोस्तों, लेकिन जो ये रूल्स फॉलो करता है ये ईयू के करता है। अब क्या है, अमेरिका ईयू को प्रेशराइज कर सकता है किसी भी कंट्री के स्विफ्ट को रोकने के लिए या चलाने के लिए। यहां मानना है, अभी तक बहुत लोग सोचते थे कि स्विफ्ट इज यूएस। यूएस का नहीं है, ये सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है, लेकिन यूएस का इन्फ्लुएंस ज्यादा है इसके अंदर। जैसे आप जानते होंगे रशिया के कई बैंक्स 2022 से लेकर 2000 के बीच 24 के बीच में डिस्कनेक्ट हुए हैं इसमें। इसीलिए रशिया का $300 बिलियन जो उनके बैंक में था, सेंट्रल बैंक रिजर्व्स में था, वो भी होल्ड हो गया, इमोबिलाइज हो गया। अब उसको यूज नहीं कर सकता है रशिया। ये एग्जाम्पल आपको दिखाता है कि फाइनेंशियल
पे कितना कंट्रोल है और ये कितना पावरफुल टूल है यूएसए के पास और ईयू के पास। इसीलिए लोग झुकते हैं दोस्तों। और चौथा रीजन मैं इसका बोलता हूं कि बीआईएस एक्सपोर्ट कंट्रोल्स। अब ये बीआईएस एक्सपोर्ट कंट्रोल्स है, जैसे सेमीकंडक्टर्स, हाई एंड टूल्स, एआई चिप्स, डुअल टेक पर रेस्ट्रिक्शंस ये लग सकती हैं। कुछ इंडियन एंटिटीज भी पास में इसकी लिस्ट में आई थी। लेकिन अगर कल को कोई सेंसिटिव सेक्टर इसमें कंट्रोल में आ जाता है, एक्सपोर्ट कंट्रोल में, जैसे इंडिया 71 में भी आया और 98 में भी आया, तो भी बहुत दिक्कत होती है। और खास तौर से टेक रोड मैप में इसमें बहुत बुरा असर पड़ता है। इसके अंदर लाइसेंसेस रुक जाते हैं, सप्लाई चोक हो जाती है। तो ये एक रीजन है। अच्छा, और पांचवा रीजन मैं मानता हूं इसके अंदर है आपका वीजा का। इंडिया की सर्विसेज एक्सपोर्ट जो आईटी है, कंसल्टिंग है, वो बहुत हेवीली यूएस लिंक्ड है। वीजा रिजीम को अगर टाइटन हुआ तो ऑन साइट के प्रोजेक्ट्स में जितने भी स्टाफ हैं वो कम हो जाएंगे, उस पर प्रेशराइज होंगे लोग। जैसे कि अभी स्टूडेंट्स का इससे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन 6000 स्टूडेंट्स का वीजा नहीं दिया यूएसए ने। ये एक इनडायरेक्ट आपका कहते हैं उसको स्टॉप लीवर है, इनडायरेक्ट लीवर की। ये भी एक तरीका है जो कि हम आपको पकड़ सकते हैं। तो अमेरिका के पास पकड़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन साहब आपको पता है अमेरिका। अब हम आते हैं और इंडिया पे ये सब क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि इंडिया, सो कॉल्ड रीजन कि इंडिया यूएसएसआर से, सॉरी, रशिया से एनर्जी परचेज कर रहा है। अच्छा, अब अमेरिका इसीलिए इंडिया के पीछे है और रशिया के पीछे है, पर खुद उसने कहां कहां हस्तक्षेप किया है ये पता है आपको? मतलब आप, एक लंबी लिस्ट है दोस्तों। सबसे बड़ी बात तो देखिए, यूक्रेन पर इन्वेजन जो है, ठीक है, मैं मानता हूं कि रशिया ने इन्वेट किया। अब आप हमसे पूछेंगे कि रशिया ने सही किया या गलत किया? गलत किया। मैं 100% मानता हूं कि रशिया की गलती है। वो मैं इसलिए मानता हूं कि ये बातें बातों से भी सुलझाई जा सकती थी, लेकिन एंटीसिपेशन पे आप किसी कंट्री को अटैक कर देना, दैट वाज नॉट गुड। मैं इसको जस्टिफिकेशन कोई भी नहीं दे सकता कि रशिया ने सही किया इस बारे में, जबकि रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, दुनिया जानती है बात को। लेकिन साहेब बहादुर ने अफगानिस्तान में 2001 में और 2021 के बीच में वहीं पे रहे। यूएस लेड इन्वेजन था नेटो का, तालिबान को बाहर कर दिया, फिर 20 साल तक वहां पूरा कॉन्फ्लिक्ट किया। इराक में 2003 में सद्दाम हुसैन को फांसी पे लगवा दिया आपने। लीबिया में 2011 में वहां पे नेटो लेड ये आपका इंटरवेंशन हुआ। उसके बाद सीरिया में 2014 में, वियतनाम में 65 में और 73 में मेजर एक्सलेशन, पूरी लंबी वॉर चली, हैवी कैजुअलिटी, सब जगह कैजुअलिटी हुई है। ओसामा बिन लादेन को आप जाके पाकिस्तान में 2011 में मार देते हैं, तो फिर उसके बाद अफगानिस्तान में रहने का आपका क्या लॉजिक था? तो आपको हजारों खून माफ हैं। वो क्यों? क्योंकि आपके पास ताकत है, आपको कोई बोल नहीं सकता। रशिया को बोलने वाले बहुत हैं, रशिया के पास सिस्टम्स है, लेकिन उसके सिस्टम्स उतने परिपक्व नहीं है जितने यूएस के पास है। उतनी कंट्री यूज नहीं करती हैं जितनी कि यूएस के सिस्टम्स यूज करती हैं। ये एक रीजन है। अब इंडिया के लिए मैं जल्दी में बोलूंगा कि रिस्क फैक्टर कहां का रहा है, इमीडिएट रिस्क जोन क्या है। सबसे पहले एनर्जी सिक्योरिटी। आप जानते हैं कि इंडिया 87.5% जो एनर्जी है वो इंपोर्ट करता है।
इसमें इफेक्ट आ सकता है अगर सैंक्शंस लगती हैं तो। रशिया से तो आ जाएगा, लेकिन जो बाकी का ऑयल हम लेते हैं, वेनेजुला से लेते हैं, हम सऊदी अरेबिया से लेते हैं, और भी कंट्रीज से हम लेते हैं, तो वो कंट्रीज, उनके साथ तो डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है, तो इस पे इफेक्ट आएगा। अगर बाय चांस कोई स्विफ्ट में इश्यूज आते हैं तो, या कोई सेकेंडरी सैंक्शंस लगती हैं तो ये भी होगा, बैंकिंग और पेमेंट सिस्टम भी होगा। और नेचुरल है, जो आपका जो एक्सपोर्ट का जो है वो आपने 50% कर दिया, अब फिर बाद में आप और भी उसको बढ़ा सकते हैं, तो इसमें भी दिक्कत आएगी। टेक एंड सप्लाई चेन में भी दिक्कत आएगी, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स में दिक्कत आएगी। आपको टूलिंग जो होती है आपकी सेमीकंडक्टर्स की, उसको रिक्वायरमेंट कर लेने में भी आपको दिक्कत आ सकती है, और कई चोक पॉइंट आपके लिए बन सकते हैं। तो अमेरिका के पास हथियार तो बहुत है, हथियार तो बहुत है। आपका टेक्सटाइल को एफर्ट कर सकता है, जेम्स एंड ज्वेलरी को भी एफर्ट कर सकता है, सबको झटका दे सकता है अमेरिका, ये बात मानने वाली है। तो अब इंडिया क्या करे? देखिए, बड़ी बड़ी बातें करना तो अपनी जगह ठीक है, हम लड़ लेंगे, हम कर लेंगे, हमने 71 में भी किया, हमने 98 में भी किया, अब हम कर लेंगे, लेकिन क्या करेंगे? करेंगे बिल्कुल ठीक है, हम भी मानते हैं मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन आप क्या करोगे? देखो साहब, सबसे पहले तो डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी। आपसे वो बंदा नाराज होकर बैठा हुआ है, मोदी जी से और इंडिया से, तो आपको ये ट्राई करना पड़ेगा कि आप कहीं पर लेवल प्लेइंग फील्ड करो, और उसको भाई मनाने की कोशिश करो, क्योंकि अब आप, अगर वो एक वर्ल्ड लीडर है, पूरे वर्ल्ड का लीडर है, तो उसको नाराज करके और अपनी 140 करोड़ की जनता का नुकसान करना कोई भले की बात नहीं है। अभी आज की डेट में कुछ लोगों को सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन हम उस काबिल नहीं हैं कि हम इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री से सामने खड़े हो पाए। आज चाइना आपके साथ दिखाई दे रहा है, लेकिन चाइना का साथ कब तक होगा पता नहीं। तो आप केवल अपने भरोसे, आप इतने बड़े सैंक्शंस, इतने ज्यादा सैंक्शंस जो मैंने पहले बताई, वो झेलना आपके लिए मुश्किल होगा। तो सबसे पहले आप मामला सुलटाने की कोशिश करें। दूसरा, आप जरूर डब्ल्यूटीओ में जा सकते हैं और लीगल चैनल्स में जा सकते हैं, और जो आपके साथ जो अनफेयर टैरिफ्स लगाया है उस पे भी आप जरूर बात कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका हक है। लेकिन शायद इससे अमेरिका नाराज हो, तो आपको कोई बीच का रास्ता इसका निकालना पड़ेगा, ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना पड़ेगा। और एक होता है आईपीईएफ काउंसिल, ये सप्लाई चेन की काउंसिल होती है, इसमें ऑल इंडिया मेंबर है, क्रिटिकल मिनरल्स है, फार्मा इनपुट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो ये कंपोनेंट्स के लिए आप डी रिस्किंग एक्सेलेरेट कीजिए। कई आइटम्स ऐसे होते हैं जो कि आपको बिना रुके वो उनका उनका ट्रांसपोर्ट होता है, गिव एंड टेक होता है, तो उन आइटम्स को एग्जेम्प्ट कराने की कोशिश करें सबसे पहले, जो कि बेसिकली लाइफ सेविंग टाइप के मटेरियल्स होते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स लाइफ सेविंग तो नहीं होते हैं, लेकिन एक्चुअली वो लाइफ सेविंग इनडायरेक्ट वे में बन जाते हैं। और एक बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं, यूपीआई को आप क्रॉस बॉर्डर जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कीजिए, और जो कहते हैं बॉर्डर फास्ट ट्रेन है, उसको आपको मिलाना पड़ेगा। जैसे रूपी, दरहम, एसआरवीए, जो एक बना है त्रिकोण, उसको भी आपको सक्रिय करना पड़ेगा। आपको जैसे वॉस्ट्रो है, एसआरवीए है, इस फ्रेमवर्क में आके अपने रुपये से ट्रेड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये लोकल करेंसी सेटलमेंट बहुत जरूरी है दोस्तों आज के दिन में।
जैसे आपने यूपीआई को सिंगापुर के पे नाउ से जोड़ा है और आपने यूएई के एएनआई से जोड़ा है, इसी तरीके से और जोड़िए। जितने कंट्रीज हो सके आप जोड़िए। एफटीएस कीजिए, जैसे आप ऑलरेडी एक एफटीए यूके के साथ कर सकते हैं, कर दिया है, ईयू के साथ बात चल रही है, और कंट्री के साथ कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को इसमें मिलाइए। एफएसएमएस को भी बहुत मजबूत कीजिए, क्रॉस बॉर्डर ब्रिगेज कीजिए, जिससे कि आपके ऊपर स्विफ्ट का प्रेशर कम हो दोस्तों। और अगर कोई ऐसी एडवर्स सिचुएशन होती है तो आप उसको, आपके पास कोई प्लान बी हो, और अगर आपके पास कोई प्लान बी हो तो आपके पास स्विफ्ट का प्रेशर आएगा ही नहीं। और आपके और एक जो तरीका है दोस्तों, वो है ट्रेड रीडिजाइन करने का। अपने जो एक्सपोर्ट मॉडल है उसको भी आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे आपको, नए नए एक्सपोर्ट के आउटलेट्स ढूंढने पड़ेंगे, आईपी हैवी गुड सर्विसेज देनी पड़ेंगी, जहां पे जो टैरिफ पास थ्रू है वो ज्यादा आसान होता है। मार्केट डाइवर्सिफिकेशन जो मैंने बोला था वो आपको करना पड़ेगा। अगर यूएस के साथ आपका फ्रिक्शन थोड़ा बहुत है तो ईयू है, जीसीसी है, अफ्रीका है, ईयू है, सबके ब्लॉक्स पे फोकस करो। आपको ये फ्लो बढ़ाना है किसी तरीके से। जैसे इंडिया और ये ईयू एफटीए टॉक्स आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। लेकिन इन सब चीजों में टाइम लगता है दोस्तों। आज से शुरुआत करेंगे तो 10 साल तक आप वहां पहुंचेंगे। और इसके अलावा आपको जो टेक में अपना इंडिपेंडेंट बनने के लिए आपको जो सेमीकंडक्टर है और टूलिंग है, उसके लिए आपके जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो चाहे जापान से हो, ईयू से हो, कोरिया से हो, इसके लिए आपको अपनी डोमेस्टिक जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना पड़ेगा। और मैं बार बार कहता हूं, ये जो एक्सपोर्ट कंट्रोल करते हैं उसके लिए आपको लाइसेंस कंप्लाइंट पाथवेज तैयार करने पड़ेंगे। डिफेंस में अपनी सोर्सिंग डाइवर्सिफाई करनी पड़ेगी और मेक इट इंडिया को पुश करना होगा, ताकि एक सप्लायर के पास आपका ओवर डिपेंडेंस ना रहे। और दो तीन चीजें मैं और बताऊंगा। एक तो आपका जो कॉर्पोरेट प्ले बुक है, उसमें आप कैसे काम कर सकते हैं, सैंक्शंस स्क्रीनिंग में कैसे काम कर सकते हैं, पेमेंट मिक्स में कैसे काम कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। सिनेरियो प्लानिंग में काम कर सकते हैं कि ये तीन जो सिनेरियो बन रहे हैं आपके, सैंक्शंस के, पेमेंट के और प्लानिंग के, ये कैसे रोके जा सकते हैं और कौन से एक्शंस इंडिया ले, किस कंट्रीज के साथ इनका कॉपरेशन हो कि ये सिस्टम कम हो। और सबसे बड़ी बात है, स्विफ्ट पे अपनी डिपेंडेंस कम करना है। दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स का एक बहुत ही सिंपल रूल है, तैयारी आप करते रहो, तैयारी से ताकत आएगी। अमेरिका के पास आज के दिन में टैरिफ है, सैंक्शंस हैं, स्विफ्ट है, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स है, वीसा है, ये सब प्रेशर टूल्स है। आपके पास ये प्रेशर टूल्स नहीं है। आपको पहले ये प्रेशर टूल्स बनाने पड़ेंगे किसी हद तक, उसके बाद आप सामने की लड़ाई लड़ सकते हो अपने एडवर्सरीज से। और मैं ये भी सोचता हूं कि ये चीज एक लिमिटेड पीरियड के लिए है, शायद 1 साल 2 साल चले, मैं ये कह सकता हूं, उसके बाद नहीं होगा। और 2 साल सस्टेन करना कोई बहुत मुश्किल का काम नहीं है। लेकिन आपको ऐसी सीख मिली है कि 2 या 3 सालों में आप खुद उस लेवल पे आ जाओ कि आपकी डिपेंडेंस कम हो जाए यूएस के ऊपर। क्यों? कि आज ये है, कल को यूएस का प्रेसिडेंट दूसरा आया, हो सकता है उसने ये चीज वापस की हो सकता है ये वापस ना ले।
तो आप क्या करोगे, वो अगेन इट विल एक्सटेंड टू अनदर 4 years. So you have to be prepared for the worst. Think for the best and prepare for the worst. यही आत्मनिर्भरता है, और इसी रास्ते पे चल के हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बचा सकते हैं। दोस्तों, आप अपनी क्या राय रखते हैं दोस्तों, इसमें बारे में आप बताइएगा, और ये वीडियो शेयर कीजिए लोगों के साथ, और अपने कमेंट्स लिखिए कि आप इसमें क्या बोलना चाहते हैं। तो दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।